Hello friends, welcome to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology, and here we are studying all the topics of biology of class 10th and 12th. Today we are going to study about transportation of class 10th unit 6 topic 3. Firstly, I request you all, if you like my content, please subscribe my channel and click on bell icon to get notification of all my upcoming videos. I again request you all, please subscribe my channel. गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट टॉपिक किया था रेस्पिरेशन का, और मैंने रेस्पिरेशन के जो एमसीक्यूज है वो रेडी कर दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन एमसीक्यूज को डाउनलोड कर आप उन्हें सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उनके रिप्लाईज दे सकते हैं. तो गाइस, आज हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है, ब्लड जो है हमारा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, न्यूट्रिएंट्स, CO2, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी. तो क्या है कि ब्लड जो है मेन सोर्स है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो ब्लड कंसिस्ट करता है एक फ्लूइड मीडियम जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. वो प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म, ठीक है. और ये प्लाज्मा क्या होता है, ये सबसे मेन एक रिसोर्स है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो जो ऑक्सीजन है वो कैरिड आउट होता है रेड ब्लड सेल से. ऑक्सीजन हमारा रेड ब्लड सेल कैरी आउट करता है ऑल ओवर द बॉडी. और अदर सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट वगैरह, ये भी हमारा जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करता है. सो आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो हमें कोई एक पंप भी चाहिए होता है, पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है जो कि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को पुश करे. क्योंकि खुद से ही हमारा जो ब्लड है ऑल ओवर बॉडी तो पुश नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए होता है जिसके थ्रू वो पुश हो सके हमारे ऑल ओवर बॉडी में. इसलिए हमारा एक मेन पंप है जिसको हम पंप बोलते हैं, वो है हमारा हार्ट. अब हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे. गाइज, अगर आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक 106 का पेज नंबर ओपन कर सकते हैं. गाइज, ये हमारा हार्ट है, ठीक है. हमारा हार्ट ऐसा ही होता है. इससे क्या है कि जो हमारा हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज सेम होता है, हमारी एक मुट्ठी जितनी होती है उतना ही इसका साइज होता है. आप अपनी फिस्ट, अपना हैंड क्लोज कीजिए, एक फिस्ट बनेगी, और जितना आपका फिस्ट बनेगी उतना ही आपके हार्ट का साइज है, ठीक है. और आपको पता है हमारे हार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड. और आपने सोचा होगा हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, ठीक है. हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड है. ऐसा क्यों होता है? हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्ट के एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास ऑन हो रहा होता है और दूसरी साइड से हमारा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 रिच, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन ब्लड पास ऑन हो रहा होता है. और ये इसलिए सेपरेटेड होता है, ये दोनों पार्ट इसलिए सेपरेट हुए हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप ना हो जाए. क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड से इन और आउट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे राइट साइड के पार्ट के साथ मिक्स ना हो जाए. क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड होना होता है. और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ब्लड ऑल ओवर बॉडी से यहाँ आता है लंग्स में जाने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. लंग्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजनेट होता है, वहां से ऑक्सीजन रिच बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और वापस घूम कर आता है लेफ्ट साइड पर. और फिर यहाँ से पंप होता है अगेन और हमारी पूरी बॉडी में फिर से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है गाइस. ये इसका ओवरव्यू प्रोसीजर मैंने आपको बताया. अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल में स्टडी करेंगे. गाइस, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है. राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. गाइज, अब प्लीज हम इसके बारे में डिटेल में समझने लगे हैं. आप प्लीज ध्यान से समझिएगा. ये आपको हार्ट की डायग्राम नजर आ रही होगी, आप प्लीज ध्यान लगाइएगा. ये आपको हार्ट की डायग्राम नजर आ रही होगी. ये हमारा होता है राइट आर्टरियम. ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम राइट आर्टरियम बोलते हैं. ये नीचे वाले पोर्शन को हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं. इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं और इस नीचे वाले पोर्शन को हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं. ये जो बीच से इन दोनों पोर्शंस को डिवाइड करता है इसे हम सेप्टम कहते हैं. डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं इसको, सेप्टम और डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं. अब प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ आप लंग ले लीजिए, समझ लीजिए यहाँ हमारा लंग्स है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ लंग से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ इस चैम्बर में,
ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम के चैम्बर में आता है सबसे पहले लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हमारा, ये आता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम क्या होता है, रिलैक्स करता है। तब जब हमारा ब्लड आता है आने वाला होता है तब ये जो पोर्शन है ये रिलैक्स हो जाता है ताकि इसके स्पेस ओपन हो जाए, ताकि ब्लड इसके अंदर एंटर हो सके। जब ब्लड इसके अंदर एंटर हो जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ब्लड को इसमें पुश कर सके, ठीक है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ये वेंट्रिकल है ये रिलैक्स हो जाता है ताकि इसमें स्पेस बन जाए ब्लड को इन करने के लिए। जब ब्लड इन यहाँ पर हो जाता है तो फिर यहाँ से पंप आउट होता है टू ऑल ओवर द बॉडी। इस पोर्शन में क्या होता है, लंग से आता है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश होकर ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये हमारी बॉडी है। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन रिच ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में आता है। और इससे क्या होता है कि ये भी सेम प्रोसीजर होता है। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ब्लड इसमें इन हो, फिर ये पहले रिलैक्स होता है ताकि ब्लड इसमें इन हो, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड पुश ऑन होता है राइट वेंट्रिकल में। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये पुश कर देता है हमारा ब्लड टुवर्ड लंग्स, ठीक है। यहाँ से लंग्स से आता है और बॉडी में जाता है, और यहाँ बॉडी से आता है और लंग्स में जाता है, ठीक है। ये समझ में आपको प्रोसीजर। अब गाइज हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये होते हैं, इनके मसल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं बिकॉज इनके ऊपर पूरा लोड होता है। इन्होंने पूरी जैसे इसके ऊपर लोड होगा क्योंकि इसने ब्लड को पुश करना है ऑल ओवर द बॉडी। इसके ऊपर ज्यादा लोड है, इसके ऊपर भी ज्यादा लोड है क्योंकि इसने क्या करना होता है, इसने भी पुश करना होता है टुवर्ड्स लंग्स, ठीक है। इन करना इजी होता है, आउट करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इनके जो वॉल्स होती हैं ये मस्कुलर वॉल्स होती है, थिक वॉल्स होती हैं ताकि इनमें इतनी स्ट्रेंथ हो कि ये ब्लड को फोर्सफुली पुश कर पाए। गाइज ये हमने इन डिटेल में पढ़ लिया है। अब आपको ये चीज पता चल गई होगी कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने के लिए ही हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इससे क्या होता है कि कोई भी ऑक्सीजन का लॉस नहीं होता क्योंकि मिक्सिंग नहीं होती है और ऑक्सीजन का लॉस नहीं होता है, और एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई जो है हमारी बॉडी को मिलती है। ये उन एनिमल्स के लिए यूजफुल होता है जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। बट जैसे कि एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कुछ अमाउंट में मिक्स होता है, इन स्मॉल अमाउंट, नॉट फुल्ली बट स्मॉल अमाउंट में वो ब्लड मिक्स होता है, और उससे क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो जाता है। इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फिशेज को प्रोवाइड नहीं हो पाता। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाता। अब फिशेज की बात करते हैं, उनका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली बॉडी में जाता है और बॉडी से डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हार्ट में आता है, एंड डायरेक्टली वही ब्लड बॉडी में जाता है और फिर वहीं से डीऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आता है। इसमें क्या होता है कि एक साइकिल में जो ब्लड है हार्ट को एक बार ही पास ऑन करता है, ठीक है गाइज। अब हमने पढ़ना है कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती तो है पर होती इसके थ्रू है। तो मैं बता देती हूँ, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हमारे ब्लड ट्यूब्स की वजह से होती है। ब्लड ट्यूब्स के थ्रू हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब इन ट्यूब्स को हम आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे हार्ट से जो भी ब्लड होता है उसको टूवर्ड ऑल ओवर द बॉडी में भेजती हैं, ठीक है। ये जो हार्ट से वेन्स बॉडी की तरफ जाती है उन्हें आर्टरीज बोलते हैं। जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट लाती है उन्हें हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो आर्टरीज हैं वो क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट से अंडर हाई प्रेशर जो है पुश ऑन होता है टुवर्ड द बॉडी। इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं।
जो कि वेन्स है वो कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स और उसको हार्ट की तरफ लाता है पुश ऑन करने के लिए। तो ये इनको क्या होता है कि थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्लड जो है वो अंडर हाई प्रेशर नहीं होता। और जो वेन्स होती हैं इसलिए उनके पास वेन्स के पास वैल्व्स होती हैं जो कि ब्लड का बैक फ्लो रोकती हैं और ब्लैक फ्लो नहीं होने देती, इसलिए ब्लड को वन डायरेक्शन में स्प्रेड होने देती हैं। और गाइज जैसे कि हमारी ये जो ट्यूब्स हैं किसी ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचती हैं, जैसे आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में, ताकि हमारी जितनी भी स्मॉल वेसल्स हैं वो हमारे इंडिविजुअल सेल तक पहुंचे और हमारे इंडिविजुअल सेल रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कंटिन्यू करे। अब जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं इसकी जो वॉल होती है 1 सेल थिक जितना उतनी थिक होती है इसकी वॉल, जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। और जितने भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स वो यही कैपिलरीज में ही होता है। यही डिफ्यूजन प्रोसेस और अनदर प्रोसेस के थ्रू जितनी भी एक्सचेंज होता है इन कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ये कैपिलरीज सारी ज्वाइन होकर वेन बनाती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम ऑर्गन टूवर्ड द हार्ट। आर्टरीज और वेन्स के प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको ये डायग्राम अगेन समझाती हूँ। अब देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही हमारी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, ये आपको पता है कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर लंग्स से हमारा ब्लड यहाँ आता है, लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो ट्यूब्स लेके जा रही हैं इनको हम आर्टरियम कहते हैं, ठीक है। ये आर्टरियम देखिए यहाँ आके डिवाइड हो रही हैं और ये कैपिलरीज बन रही हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज जब यहाँ बॉडी में बन जाती हैं, पूरी बॉडी में हमारे पूरे सेल्स में ये बन जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये अगेन कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं, वापस ज्वाइन होती हैं, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पर जो जितना भी ऑक्सीजन ले लिया गया बॉडी के थ्रू और CO2 रिलीज कर दिया गया है, अब ये CO2 कैरिंग वेन है। अब जब ये कैपिलरीज वापस अगेन ज्वाइन होती हैं तो ये जो ये वाली ट्यूब बनाती हैं इनको वेन बोलते हैं। ये आर्टरी होती है, ये वेन होती है, ठीक है। ये वेन फिर ये जा रही है CO2 कंटेन करके, CO2 को रिच ब्लड जो है लेके वो जा रहे हैं राइट आर्टरियम की तरफ, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर से ये लंग्स की तरफ। इस चीज आर्टरियम और वेन के इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। गाइज अब प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए जैसे ही हमें कोई इंजरी हो जाती है और हमारा जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अब इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड लॉस होगा। जैसे ही ब्लड लॉस होगा हमारा प्रेशर रिड्यूस होगा, प्रेशर रिड्यूस और इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा, हमारा हार्ट का फंक्शन अफेक्ट करेगा। हमारा हार्ट का फंक्शन अफेक्टेड होगा तो हमारे बॉडी के पूरे फंक्शन अफेक्ट होंगे। इसलिए ब्लड में क्या होता है कि प्लेटलेट सेल होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट करते हैं। जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो वो ब्लीडिंग को प्लग कर देता है। जो ब्लीडिंग एरिया होता है वहां पर क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है और वो साइड को ब्लॉक कर देता है और ब्लीडिंग होने से। आपने देखा होगा जैसे ही हमें इंजरी होती है उसके थोड़ी देर के बाद जो हमारा ब्लड निकल रहा होता है वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, जेली टाइप बन जाता है। वो जेली टाइप ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है ताकि और ब्लड लॉस ना हो। गाइज अगर आपको वीडियो में क्लियरली नजर नहीं आ रहा है तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक भी ओपन कर सकते हैं। अभी हम पेज नंबर 108 पर पहुंचे हैं। अब हमने पढ़ना है लिम्स के बारे में। लिम्स को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो कैपिलरीज में पोर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कैपिलरीज की वॉल्स होती है वहाँ पोर्स होते हैं जो कि हमें, मैंने आपको बताया कैपिलरीज का फंक्शन होता है हमें मिनरल्स और जो हमारी ऑक्सीजन वगैरह है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प होता है। और ये जो कैपिलरीज हैं इनमें पोर्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड जो है वो लॉस कर जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस में, ठीक है। जो टिश्यूज होती है उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां पर हमारा ये प्लाज्मा, प्रोटीन जो और ब्लड जो है सम अमाउंट ऑफ में रिलीज हो जाता है। ये क्या होता है कि बाद में ये टिश्यू फ्लूइड बना देते हैं जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। वो ब्लड की तरह ही होता है, ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, बट ये कलरलेस होता है और लेस प्रोटीन होता है। अब लिम्फ जो है वो ड्रेन आउट होता है, लिम्फ सारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में, एक कैपिलरीज होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसमें ये सारा लिम्फ चला जाता है जो कि वापस ज्वाइन होकर लार्ज लिम्फ वेसल में ओपन होता है। और ये लार्ज लिम्फ वेसल्स ओपन इनटू द लार्जर वेन्स, ये फिर लास्ट में जाकर लार्जर वेन्स में ही जाके ज्वाइन होता है। और हम लिम्फ हमेशा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को ही कैरी करता है जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ होता है। गाइज अब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। आपको पता होगा कि हमारा जो प्लांट्स है वो CO2 और हमारा सनलाइट है वो बाहर से तो ले लेते हैं, पर उन्हें अपनी फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करने के लिए और रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। अपनी एनर्जी जनरेशन के लिए उन्हें और रॉ मटेरियल की नीड होती है, जो नीड वो अपनी सॉइल से पूरी करते हैं।
ठीक है। अब ये सॉइल से कैसे प्लांट जो है सॉइल से अपने मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है। अब जो भी प्लांट का पार्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट में होता है, जैसे कि रूट्स हो गए, ये सॉइल से मिनरल्स और आयंस को एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे प्लांट को स्प्रेड करता है, उनको भेज देता है, वापस सेंड करता है। तो अब आप जैसे आपको पता है पेड़ बहुत बड़ा भी होता है, तो अगर तो पास है तो हमें ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। पर अगर पेड़ बहुत लंबा है, बड़ा है, तो क्या होगा कि रूट से पूरे उसके टिप तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए ही होगा। अब गाइस प्लांट्स को स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज टॉल ट्रीज। अब जो डिस्टेंस है, जैसे कि रूट्स टू हम टॉल ट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो बहुत लंबा पेड़ है समझ लीजिए। अब पेड़ को रूट से मिनरल्स से ट्रांसपोर्ट होना है उसके टिप तक। तो अब आप खुद सोचिए कि इतने लंबे पेड़ को पुश ऑन करने के लिए हमें प्रेशर जो है, हम ज्यादा इतना हमारे पास वो पेड़ के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि इतना फोर्स अप्लाई कर सके कि वो डायरेक्टली प्रेशर के साथ टिप तक उसको पहुंचा सके। इसलिए स्लो प्रोसेस ही लिया जाता है, स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही लिया जाता है यहाँ पर, ताकि धीरे धीरे करके हमारे सारे मिनरल्स और आयंस जो हैं पेड़ के टिप तक, ट्री के टिप तक भी पहुंचाए जा सके। गाइस, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम होता है। जैसे कि आपने हार्ट के बारे में सुना था, हार्ट के बारे में आपको भी समझाया गया कि एक तरफ से आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और दूसरी तरफ से वेन्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। वैसे ये सिस्टम होता है यहाँ पर पेड़ों में भी, प्लांट्स में भी यही सिस्टम होता है। अब जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से अब्सॉर्ब करके प्लांट के फोटोसिंथेसिस साइट तक पहुंचाता है। सॉइल से मिनरल्स और आयन को अब्सॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है इन मिनरल्स को उस साइड तक जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, जैसे कि लीव्स। और जो दूसरा फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है लीव्स से, उसे दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। ठीक है। अब हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है। अब जाइलम टिश्यू में क्या होता है कि जो वेसल्स और ट्रिकैट्स होते हैं, रूट सिस्टम, स्टेम्स एंड लीव्स का, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो जैसे कि हमने आपको बताया कैपिलरीज जैसे हमारे बॉडी की होती हैं, वैसे ही इनकी वेसल्स और ट्रिकेट्स होती हैं, रूट्स, स्टेम्स और वेसल्स की, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। सेम प्रोसेस ही है, जैसे कि हमारे कैपिलरीज, हमारी आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड स्मॉलर में डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं, वैसे ये जो प्लांट्स की वेसल्स और ट्रैकेट्स होती हैं, ये भी डिवाइड हो के छोटे छोटे वेसल्स बनाते हैं जो कि ऑल ओवर पार्ट ऑफ द प्लांट में स्प्रेड हुए होते हैं, ताकि ऑल ओवर पार्ट में वाटर कंडक्ट हो सके। गाइस, रूट सेल जो है वो एक्टिवली टेकअप करते हैं आयंस को। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर आयंस को टेकअप करते हैं एक्टिवली, तो वो क्या होता है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सॉइल और रूट में। आयंस का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर जो है वो सॉइल से ट्रांसपोर्ट होकर रूट्स में चला जाता है, ताकि जो आयंस का बैलेंस है वो दोनों सॉइल्स और रूट्स में मेंटेन रहे। अब गाइस, जो वाटर तो इन हो गया रूट्स में, अब इस वाटर को नीड होती है पुशअप करने की। अब इसको एक प्रेशर चाहिए जो कि इस वाटर को टिप तक, पेड़ के टिप तक, प्लांट के टिप तक पहुंचाने के लिए उसे एक पीछे से एक पुशअप सिस्टम चाहिए होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में पंप होता है जो कि पुशअप सिस्टम को मेंटेन करता है, पुशअप सिस्टम को कंट्रोल करता है, वैसे ही प्लांट्स में भी एक पुशअप सिस्टम होना चाहिए। अब वाटर खुद से अपनी कैपेबिलिटी से वो प्लांट के टिप तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए एक स्ट्रेटजी इज टेकन टू मूव वाटर एट हाइट्स। पानी को हाइट तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। अब ये कौन सी स्ट्रेटजी है, अब इसके बारे में समझते हैं। अब जैसे कि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि वाटर लॉस हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में वाटर लॉस जैसे ही होता है वो एक सक्शन क्रिएट कर देता है, जो कि जैसे ही ऊपर वाला जो वाटर है ट्रांसपायरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो गया तो वो एक नीचे से सक्शन क्रिएट कर देगा। वो सक्शन क्या होता है, वो वाटर को खींचता है ऊपर की तरफ। वापस ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए सक्शन जैसे ही बनता है, वो नीचे से प्लांट वाटर को जैसे ही खींचने की कोशिश करता है, नीचे से वाटर क्या होता है, ऊपर पुशअप होता है टुवर्ड लीव्स और अदर पार्ट्स जहाँ से ट्रांसपायरेशन होनी होती है। अब जो भी वाटर ट्रांसपायरेशन से इवेपोरेट हो गया होता है वो सॉइल के थ्रू वाटर वापस रिकवर हो जाता है, वापस प्लांट में उसकी मेंटेनेंस इक्वल रहती है।
अब जो ट्रांसपिरेशन है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये आयंस और मिनरल्स जो कि वाटर के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये होता है जाइलम के थ्रू। अब हमने बात पढ़ना है फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स। जैसे ही फोटोसिंथेसिस हो जाती है, जो प्रोडक्ट बनता है उस सॉल्युबल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन, जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसे हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है ये फ्लोएम के थ्रू होती है। फ्लोएम जो है वो ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस जो कि डिलीवर होते हैं स्टोर्ड ऑर्गन ऑफ, जैसे रूट्स में स्टोर ऑर्गन होते हैं, फ्रूट में, सीड्स में, ग्रोइंग ऑर्गन्स में। ये जो भी हमारा सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है ये फ्लोएम के थ्रू इन पार्ट्स में जाकर स्टोर होता है। गाइस, मैं पूरा आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रही हूँ, आप अपनी बुक से को रिलेट करके भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको समझ में आ गया कि जो ट्रांसलोकेशन होती है फूड और अदर सब्सटेंस में वो सीव ट्यूब्स में होती है, जो कि विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल के थ्रू जो सीव ट्यूब्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब आपने जाइलम में पढ़ा था कि सिर्फ पुशअप सिस्टम होता है और सक्शन क्रिएट होता है, और सक्शन ट्रांसपायरेशन की वजह से सक्शन क्रिएट होता है और वाटर पुशअप होता है। अब जाइलम के केस में क्या था कि कोई भी हमारा एटीपी यूज नहीं होता था, वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस थी। पर फ्लोएम में हमारा एटीपी भी यूटिलाइज होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मिनरल लाइक सुक्रोज होता है वो ट्रांसफर होता है फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जो भी सुक्रोज होता है जैसे हमारा अपना, वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यूज में, और जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो हमारा एटीपी यूज होता है। गाइस, जब हमारा एटीपी यूज होने स्टार्ट होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर को वो इंक्रीज करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है वो क्या करता है कि ये मूव करता है मटेरियल को फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। ठीक है। तो ये मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड होता है, जैसे कि जिस प्लांट के पार्ट को जितनी नीड होगी उतना ही मटेरियल उसके पास सेंड होगा। गाइज, अब आपको ये ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and click on bell icon also. Thank you.